हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमके जुडिशरी इनसाइट्स। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सीरीज़ में ये हमारा जो है वीडियो जो है आ गया 10th वीडियो है। पिछले वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे, जनरल एक्सेप्शंस। और जनरल एक्सेप्शंस में ये पार्ट 3 है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं, सो दैट कि बहुत अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि रैपिड रिवीजन करा दीजिए। देखिए, रैपिड रिवीजन का फ़ायदा आपको तब होगा जब आप एक बार सिलेबस को कवर तो कर लें पहले, क्योंकि अगर ऐसे आप रैपिड रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आप भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी अपकमिंग एग्जाम्स के उसमें हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ लेकर आएंगे और टोटल 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट बीएनएस कवर करेंगे, सो दैट कि कुछ चीज़ें मिस ना हो। सो गोइंग अहेड विद आवर टॉपिक, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का भी देखिए प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जनरल एक्सेप्शंस जो है वो चैप्टर 3 में दिया गया है, फ्रॉम चैप्टर 14 टू 44। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अभी तक चैप्टर्स की पूरी जो सीरीज़ याद कर ली है। आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 से लेकर के और 20 तक कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, किस सेक्शन फर्स्ट में जैसे 1 से 3 है, 2 पनिशमेंट है, वो आपका 4 से लेकर के 13 तक है, तीसरा हमारा जनरल एक्सेप्शंस है, 14 से 44 है, फिर आपका अबैटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटैम्प्ट है। तो ऐसी चीज़ों को याद कर लीजिएगा एक बार, ये आपके लिए बहुत एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डील किया था 14 से लेकर के आपका अप टू 18, एंड देन 19 से 24 तक हमने किया, कहाँ पे, प्रीवियस पार्ट में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं 25 से 30 तक, जिसे हम कहते हैं कंसेंट। ये पूरा कंसेंट पे बेस होने वाला है, एंड वी विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट रोल ऑफ द कंसेंट। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो कि अभी एक्ट नंबर 45 है 2023 का, इसकी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद हो गई होंगी, 25 दिसंबर 2023 एंड 1 जुलाई 2024। इन्फोर्समेंट इनएक्टमेंट, टोटल 20 चैप्टर्स, 358 सेक्शंस में डिवाइड है, सब्सटेंटिव नेचर का एक्ट है, लेक्स लॉ की बोला जाता है, लॉ ऑफ द लैंड है। डियर एस्पिरेंट्स, अभी तक हम लोग जो है जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट में कहाँ तक कवर कर चुके हैं। जो आपका सेक्शन नंबर 19 से लेकर के 24 तक हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। क्या क्या यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड दी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे या तो वो बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बाउंड बाय लॉ है, या फिर वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बट दोनों जगह पे या इधर वो ही इज़ बाउंड और ही इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। सेकेंड हमने क्या कवर किया, वी कवर द जुडिशियल एक्ट्स। जो जुडिशियल एक्ट है आपका वो सेक्शन नंबर 15 एंड 16, एक्ट ऑफ द जज एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। थर्ड हमारा आ जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कहाँ पे कवर किया हमने, सेक्शन नंबर 18। इसको नोट कर लेना, आपने बुक में रिवीजन में आपको हेल्प होगी इससे। फिर आती है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन नंबर 19। अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी इसी का पार्ट है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसे एक्ट्स जहाँ पे किस चीज़ की एब्सेंस है ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन की एब्सेंस होती है जहाँ पे। तो सेक्शन नंबर 19 इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, बट इसके साथ में कहाँ कहाँ पे आपका आएगा, आपका आएगा एक्ट नंबर सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20, और कौन सा आएगा, सेक्शन नंबर 21 एंड 22, 23 एंड 24। ये हम कवर कर चुके हैं अभी तक। सेक्शन नंबर 19 डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन नंबर 20 डॉले इन कैपेक्स बाई अप टू 7 years एज, ऑफेंस बाई चाइल्ड 21 7 to 12 years ऑफ चाइल्ड, 22 आपका किसका आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसेनिटी, ओके, एंड 23 एंड 24 इंटॉक्सिकेशन।
अब इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है 5th नंबर पे कंसेंट, और कंसेंट हमारा डील करता है 25 से 30। आज हम इसी को डील करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ कंसेंट, कंसेंट है क्या। कहीं पर भी आप देखेंगे तो BNS में कंसेंट डिफाइन नहीं है, नोवेयर। बट जब आप सेक्शन 28 को पढ़ते हैं तो ये आपको बताता है व्हाट इज़ नॉट कंसेंट, अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ द कंसेंट, सेक्शन 28। क्लियर। ये तो नहीं बताता कि कंसेंट क्या है, बट ये बताता कि कंसेंट क्या नहीं है। एक मैक्सिम आती है, इस मैक्सिम को लिख लें आप, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीनिंग इज दैट ही हु कंसेंट सफर्स नो इंजरी। अब इसको देखो, ये मैक्सिम का जो लैटिन मैक्सिम है, ये इट इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि एवरी पर्सन इज ए बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। मैं अपने इंटरेस्ट का मुझसे अच्छा जज कौन हो सकता है। एंड सेकंड है कि नो हार्म कंसेंट टू व्हाट ही इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ, कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कंसेंट नहीं देगा जो उसके लिए खुद के लिए खतरनाक है। यहाँ तो भैया कि सेल्फ डिसीजन इज़ द बेस्ट डिसीजन। और दूसरी बात है कि भैया कोई भी व्यक्ति नो सेल्फ हार्म कंसेंट, ऐसी कंसेंट नहीं देगा कि भैया मुझे खुद को ही आप हार्म पहुँचा दो। क्लियर। बट ये चीज़ भी आपको, ये मैक्सिम भी आपको कोई ग्रीवियस हर्ट या फिर किसी की मर्डर या डेथ कॉज करने, डेथ कहना ठीक रहेगा, मर्डर या डेथ की परमिशन नहीं देते हैं। क्लियरली मर्डर और डेथ की परमिशन नहीं मिलती है। अब इसके लिए हम सबसे पहले सेक्शन 28 को पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 28 बता रहा है कि कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन। 28 क्या कह रहा है कि अ कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाई एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि भैया देखिए, कोई भी कंसेंट कैसे दी गई है? गिवन बाई ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। यानी कि या तो भैया इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। यहाँ 2 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है कि कंसेंट देने वाला या तो फियर ऑफ इंजरी में दे रहा है या मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट्स है। और दूसरा फैक्टर ये है जहाँ पे एंड आ गया ना, एंड को ऐसे करके प्लस का मार्क निशान बना लो, यानी कि इट कंटेन्स 2 कंडीशंस। इफ अ पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, जो बंदा काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उसे पता है या उसको रीजन टू बिलीव है, RTB है वहाँ पे। रीजन टू बिलीव को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? RTB, रीजन टू बिलीव। ये शॉर्ट फॉर्म्स बना लीजिए, आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। कि कंसेंट जो दिया गया है वो कॉन्सिक्वेंस है या तो फियर का या मिसकंसेप्शन का। सेकेंड फैक्टर क्या आ जाता है यहाँ पे? The second factor is that if consent is given by a person who from unsoundness of mind, it means the person giving the consent is not capable of giving. कौन कैपेबल नहीं है? वो अनसाउंड ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है, और अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंसेंट। और या फिर इनमें देखिए सब जगह और है। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? Unless contrary appears from the context, if consent is given by a person who is under 12 year of age। और यहाँ पे कहता है कि भैया 12 साल से नीचे वाले बच्चे की तो कंसेंट हम किसी तरह भी नहीं मानेंगे। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लें, इसको हम सेक्शन 25 के साथ पढ़ेंगे, बट इट्स ए इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लें, MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने 28 में क्या देखा? कोई भी कंसेंट जो फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट्स में दी गई हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, एंड पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कंसेंट दे रहा है। एंड द थर्ड, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब यहाँ क्लियरली लिखा है अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अगर कहीं दिया गया है इसके अलावा तो क्या वो कहाँ दिया गया है, वहाँ चलते हैं। देखो जब तक लूप में रह के नहीं पढ़ोगे ना, तब तक चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है ये,
एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अब जब आप आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में एक सेक्शन पढ़ते थे आप 87, इट इज़ द सेम सेक्शन, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे 28 के सी में, 28 के सी में भी आपने क्या पढ़ा, अभी पढ़ के आए ना आप, कि अनलेस कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। मैं इसी के संदर्भ में बात करता हूँ, इस सेक्शन को पढ़िए। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, सबसे पहली कंडीशन के आगे भैया डेथ नहीं कॉज कर सकते आप, और ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज कर सकते। पहली बात, इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए, डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। एंड अगेन हम क्या करेंगे, प्लस का साइन, विच इज नॉट नॉन बाय द डूअर इज लाइकली टू कॉज डेथ और हर्ट। साथ में ये भी जोड़ दिया कि भैया वहाँ पे जो डूअर है उसको भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। 28 का जब क्लोज ए पढ़ते हो तो वहाँ क्लियरली लिखा है कंसेंट में, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स, अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसको हाईलाइट कर लो। वहाँ क्या लिखा था, अनलेस कंट्रेरी, अभी पढ़ के आए ना आप, अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ये लाइन अभी पढ़ी थी आपने। वैसे तो 12 ईयर्स है, बट अगर कहीं पे स्पेसिफिकली दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया गया है कि भैया यहाँ पे 18 साल से कम का बंदा कंसेंट दे ही नहीं सकता। हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे उसने एक्सप्रेस दी हो या इम्प्लाइड दी हो, टू सफर दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी डन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब आप बार बार लोग जाते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील देखते हो बंजी जंप की, एक बंदा बंजी जंप करता है और वहाँ से भैया रस्सी टूट जाती है। अब एक इतनी हाई टावर है या नीचे कुछ पत्थर है, पहाड़ है, यहाँ से एक बंदे ने बंजी जंप किया, कूद गया भाई साहब, रस्सी गई टूट, नीचे गिरेंगे क्या होगा, टमाटर टूट जाएगा, फूट जाएगा टमाटर की तरह, मतलब मर जाएगा बंदा यार, डेथ कॉज हो जाएगी। ऐसा एक्सीडेंट बहुत रिसेंट में अभी एक पैरा जंपर आपके आगरा में आपने सुना होगा न्यूज़ में, वो पैरासूट नहीं खुल पाया एंड उसकी डेथ हो गई। इट वाज अ फैटल एक्सीडेंट और बहुत गलत हुआ, बहुत दुख की बात है, सेना का जवान था कोई, बट बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से जो बंजी जंप करा रहे हैं, ये तो बेचारे इन सबको क्या फांसी दे दोगे, इन्होंने तो मारा है। अगर हम क्या कहेंगे कि बंजी जंप कराने वालों ने रस्सी तोड़ दी, मार दिया भाई, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले आपसे एक फॉर्म साइन कराते हैं, कंसेंट फॉर्म, कि डूइंग दिस एडवेंचर एक्टिविटी इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी the so and so company will not be held responsible for this, I am giving my consent, कि मेरे साथ कुछ गलत भी हो गया, और उस पर बाकायदा विटनेस के भी साइन कराए जाते हैं। दिस इज द सेक्शन 25, दिस इज द सेक्शन 25। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर द अम्यूजमेंट। ए और जेड बोले आओ कुश्ती करते हैं भाई, हम दोनों भाई लड़ेंगे, दोनों पहलवान हैं, हरियाणा से ये दोनों लड़ पड़े दोनों भाई। तो दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ईच टू सफर एनी हार्म। अब भाई एक दूसरे के साथ कंसेंट होगी कि बट ड्यूरिंग दैट स्कफल, दैन ड्यूरिंग दैट रेसलिंग, वो जो उनकी लड़ाई है जो भी है एक दूसरे के साथ, उसमें क्या हो गया, विदाउट फोर प्ले। ऐसा नहीं है कि एक ने तो ईमानदारी से कंसेंट दी, दूसरे ने क्या किया, गर्दन ही पकड़ के मरोड़ दी उसकी, विदाउट फाउल प्ले। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, देखो फिर से यहाँ पे बार बार दोनों चीज़ें ध्यान देने की हैं, विदाउट फाउल प्ले एंड प्लेइंग फेयरली, हर्ट जेड, जेड को चोट लग जाती है भाई, उसका हाथ उतर गया, कंधा उतर गया, बहुत बार आपने देखा हो कुश्ती में, या पहलवानों के जो कान है ना वो देखो मोटे मोटे हो जाते हैं, घुटना लगने से हर्ट हो जाती है, हर्ट कॉज होती है उसमें भी, बट उसमें उस मानेंगे कि कोई ऑफेंस नहीं है। सो इट विल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। सो सेक्शन 25 क्लियर हुआ सबको, एवरीवन क्लियर। अगर देखो आप जाओगे यहाँ पे, ये आपका आईपीसी है, एक्ट नॉट इंटेंडिंग एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, ठीक है, ये आप पढ़ो वर्ड टू वर्ड, पूरा सेम है। जब आईपीसी थी तो 87 था, बीएनएस बनी तो क्या हो गया, 25 हो गया, बस इतनी सी बात है, क्लियर। अब आते हैं 26 पे। अब यहाँ पे क्या, अभी चलो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो है,
सेक्शन 25 डायरेक्टली रिलेटेड विद अम्यूजमेंट एंड ऑल, स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़। अब 26 क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपका आईपीसी में 88 कह रहा था वो यहाँ पे 26 कह रहा है। मैं इसलिए आपको दोनों साथ साथ बता रहा हूँ। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। अब ये क्या कह रहा है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ये बात पहले लिखी गई है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन of any harm which it may cause or by intended by doer to cause or known to the doer to be likely to cause to any person for whose benefit। अब इस पे ध्यान देना, इसको हाईलाइट करना, for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। आप हॉस्पिटल गए होंगे अपनी लाइफ में बहुत बार, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, अगर आप गए रिलेटिव्स कहीं कभी कभी ना कभी तो गए होंगे। आपने देखा हुआ जैसे ही डॉक्टर साहब, मूवीज़ में तो आपने देखा ही है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके जाते हैं, ये पेशेंट लेटा है इस पर, ठीक है, इसको अंदर लेके जा रहे हैं, ये ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है, ठीक है, और भैया ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो उससे पहले एक फॉर्म पकड़ा देता है डॉक्टर, इस पर साइन करो, हम आपके बंदे को ठीक कर देंगे, या भैया इसी को बोलेगा कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तो उस लेकिन तुम कंसेंट दो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर कुछ हो गया, ठीक है, कोई गलत नस कट गई तो भाई हमें जिम्मेदार नहीं रहना है। सो इट इज़ डन फॉर द डॉक्टर इज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सन एंड इन गुड फेथ। डॉक्टर मारना थोड़ी चाहता है, उसको बचाना चाहता है, ही इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ। गुड फेथ की डेफिनेशन में पढ़ा था ना सेक्शन 2 में, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, अभी इलस्ट्रेशन ही बताता है कि अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर दी painful complaint but not intended to cause that death and intended in good faith Z's benefit perform that operation on Z with Z's consent, Z की consent के साथ। अब Z की consent अंदर लेके गए, अंदर जाने के बाद जो आपकी ऐसे लाइन चल रही थी वो लाइन कैसे हो गई, ऐसे हो गई, तो भैया निकल रही है दुनिया से। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ कुछ गलत नहीं किया, हुआ तो गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन एंड विद पर्सन्स कंसेंट कर रहे थे, तो यहाँ भी कंसेंट क्या आ गई, जनरल एक्सेप्शन में आ गई। क्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे जो मिस्टर ए था सर्जन और जेड जो था वो था पर्सन, इसकी डेथ कॉज हो जाती पेशेंट, बट जेड ने तो कंसेंट दे दी, वो तो 18 साल से ऊपर था। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है और उसको ऑपरेशन होना है, उसको ले जाओ, बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत छोटे बच्चे हैं, अब भाई कोई 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल तक का बच्चा, अब वो कैसे कंसेंट देगा, उसकी तो कंसेंट वैलिड ही नहीं है। फिर तो आप बोलोगे कि डॉक्टर कहेगा जी मैंने कंसेंट ली थी, आप तुरंत डॉक्टर को बोलोगे जेल में चलो, क्योंकि इस बच्चे की तो कंसेंट वैलिड ही नहीं है। अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, अभी हम 28 में पढ़ के आए। सो इन दैट कंडीशन सेक्शन 27 केम इन टू दी, ठीक है। इसमें 4 एक्सेप्शंस भी हैं, ये 4 एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। अब ये क्या कह रहा है, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन। कौन दे रहा है यहाँ पे, गार्जियन, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, या तो गार्जियन हो या अभी कोर्ट ने कोई अपॉइंट कर रखा हो उसके लिए। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय डूअर टू कॉज बी नोन बाय द डूअर इज लाइकली टू कॉज दैट पर्सन। अब भैया यहाँ भी देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आ गई। पहला है तो भैया विच इज डन इन गुड फेथ, गुड फेथ होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ पर्सन में होना चाहिए, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 12 ईयर ऑफ एज आपने कहाँ पढ़ा था, अभी 28 के क्लॉज सी में पढ़ के आए हम लोग, यही पढ़ा ना अभी, ये देखो अंडर 12 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ लिखना रीड विद सेक्शन 27, क्लियर। यहाँ देखो रीड विद R/W रीड विद, ये कर लेना। बट इसकी एक्सेप्शन है, 12 साल से कम आयु के बच्चे के लिए अगर किसी को कंसेंट देनी है तो गार्जियन दे सकता है उसके बेनिफिट के लिए, फॉर इन अ गुड फेथ फॉर हिज बेनिफिट। लेकिन 4 एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है भाई, पहली एक्सेप्शन क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट
द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये कह रहा है कि भैया देखो वहाँ पे कोई इंटेंशनल क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसको डेथ कॉज करने की या अटेम्प्ट करने की ऐसा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और एनी पर्पज अदर देन। देखो अब डॉक्टर क्या कर रहा है, बच्चे के पेट को काट के ऑपरेशन कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको मारने के लिए थोड़ी कर रहा है। यहाँ पे लिखा है अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है डॉक्टर, ठीक है तो ठीक है, या उसको क्योर करने के लिए किसी ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को। क्लियर? इसको छोड़ के अगर बाकी कुछ करेगा तो भैया वो पर्सन क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ करता है, तो भैया वो भी इसमें नहीं आएगा। द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जान बूझ कर। वॉलेंटरी कब होता है, व्हेन यू आर हैविंग, देखो कोई चीज़ वॉलेंटरी कब होती है, व्हेन यू हैव नॉलेज, यू हैव रीजन टू बिलीव, है ना, यू हैव इंटेंशन। वॉलेंटरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आईपीसी में सेक्शन 39 में पढ़ते थे भैया। तो यहाँ पे क्लियरली, अच्छा आप बताओ कमेंट में कि मैसेज करके बताओ वॉलेंटरी की डेफिनेशन बीएनएस में कहाँ है। आईपीसी में 39 में सबको याद है, बीएनएस में बताओ। अरे खुद भी कुछ करो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। और फोर्थ क्या है, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, भी किसी ने उकसा दिया, डॉक्टर को पैसे दे दिए कि काम करना ऑपरेशन के लिए आएगा, कंसेंट है, तुम फंसोगे नहीं, कर दो काम, ठीक है। तो डॉक्टर तो नपेगा, तुम भी नपोगे, अबेटर भी नपेगा। अभी देखो ये जो है गुड फेथ में अपने चाइल्ड के बेनिफिट में, चाइल्ड की कंसेंट के बिना, ठीक है, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन, पथरी हो गई है बच्चे को, स्टोन हो गया है, सर्जन ने उसको ऑपरेशन करने के लिए कर दिया। ऑपरेशन विल कॉज दी चाइल्ड्स डेथ, बच्चे की डेथ हो जाती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज चाइल्ड डेथ। अब डॉक्टर उसको मारना थोड़ी चाहता था, कट किया कर, मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल बताया था, ऑपरेशन किया टू सेव हिम। ए विद इन द एक्सेप्शन, भैया तो डॉक्टर साहब यहाँ क्या बच गए, नहीं तो बचते नहीं, क्योंकि उसने उसके गार्जियन की कंसेंट से ऐसा किया है और गार्जियन भी बच गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया, चारों एक्सेप्शन क्लियर होगी। 28 हम पढ़ चुके हैं। 29 एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। अब देखो आपने सेक्शन 25 में पढ़ा जहाँ अम्यूजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, 26 में पढ़ा किसी अडल्ट के बेनिफिट के लिए, 27 में आपने पढ़ा कि 12 साल से कम एज के बच्चे के लिए कंसेंट, उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और इंटेंडेड टू कॉज और नोन टू बी लाइकली टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन। अब देखो इलस्ट्रेशन से समझो, पहले इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द वुमेन इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली। अब मान लो कोई ऐसा एक्ट है कि किसी महिला का भाई बच्चा मिसकैरेज करना, ये अपने आप में एक अपराध है, अपने आप में एक अपराध है कि नहीं है। तो इसके लिए बीएनएस आपका पनिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अनलेस काज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग, लेकिन अगर उस महिला की जान बचाने के लिए गुड फेथ में किया गया। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि भाई या तो बच्चे और माँ में से एक को बचा सकते हैं, तो क्या कहता है पति रोते हुए कि एक काम करो मेरी शालिनी को बचा लो, ठीक है भाई, मतलब अपनी वाइफ को बचाने की बात करता है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड द कंसेंट ऑफ वुमेन और हर गार्जियन टू कॉजिंग सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म, तो ऑफेंस तो नहीं हुआ क्योंकि उसको बचाना चाह रहा है वो। एंड द कंसेंट ऑफ वुमेन और हर गार्जियन टू द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट। एक जब आप मिसकैरेज के ऑफेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो तरह के ऑफेंस मिसकैरेज होते हैं, एक विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन और एक विद कंसेंट ऑफ वुमेन। दोनों पनिशेबल है, दोनों पनिशेबल है। बट
अगर वो मिसकैरेज फॉर इन गुड फेथ फॉर सेविंग लाइफ ऑफ वुमेन हुआ है, ठीक है भैया, एक को बचाना जरूरी था, ठीक है, तो उस केस में तो एक्सेप्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सेक्शन 30, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब मान लीजिए एक हॉस्पिटल में एक बंदा पहुंचा रात में, उसको लेके आए डॉक्टर, ये बेहोश है, कोई इसके साथ में नहीं है, और इसका तुरंत अगर 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है, कोई कंसेंट देने वाला नहीं है, डॉक्टर बेचारे क्या करें, इसको मरने दे, वेट करें कि जब कोई आएगा कंसेंट देगा तब बचाएंगे। इज इट प्रैक्टिकल? नो। So in such cases, nothing is an offence by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. Good faith होना चाहिए, सबसे important factor है good faith, सबसे important factor है good faith। पर्सन की कंसेंट के बिना भी अगर गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जिससे उसको कोई हार्म पहुंचता है, डॉक्टर साहब इसको अंदर लेकर इसकी डेथ कॉज हो गई, आप कहोगे कंसेंट तो थी नहीं, डॉक्टर को क्या फंसा दोगे? नहीं। लेकिन यहाँ भी वही सेम जो हमने अभी अभी 27 में पढ़े थे, वही 4 एक्सेप्शन आप 27 में पढ़ते हो और वही आप सेक्शन 30 में पढ़ते हो। इसके इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना, इसके चारों इलस्ट्रेशन पढ़ना, एक हम पढ़ेंगे, 4 बाकी आप पढ़ना। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हाउस एंड इज इनसेंसिबल। A surgeon find that Z requires to be repent. A not intending, A की इंटेंशन नहीं है, not intending to Z's death, but in good faith for Z's benefit. गुड फेथ में Z के बेनिफिट के लिए। एक आपको आईपीसी का फार्मूला बताता हूँ क्रिमिनल लॉ का, जहाँ कहीं आपको गुड फेथ मिल जाए वहाँ हमेशा नो ऑफेंस, ये याद रखना। ये मैंने आपको बताया, एमसीक्यू में कुछ भी पूछे, गुड फेथ में अगर किया गया है सो नो ऑफेंस। क्लियर? तो ये हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे हमारा कंसेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। एनी डाउट अबाउट द कंसेंट? ठीक है, अब 2 सेक्शन और ख़त्म कर लेते हैं सो दैट कि फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे। ये कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन टू हार्म द पर्सन टू whom it is made, if it is made for the benefit of that person. अब कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, आप किसी के घर में आए और आपने बताया कि भैया तुम्हारी नौकरी लग गई, बंदा बहुत दिनों में जॉब मिली, खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया, मर गया, लेकिन आपने तो उसके अच्छे के लिए दिया। आपने बताया भैया तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, बंदे ने सुना और निकल लिया। सो एनी कम्युनिकेशन विच इज डन इन गुड फेथ, बस गुड फेथ मिल गया, नो ऑफेंस। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ना पक्का। 32 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। भैया सीधी सी बात है, अगर किसी के को धमका के कोई काम करवाया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद कर लेना, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। या तो ना तो किसी को आप डेथ मर्डर कर सकते हो। अब किसी ने मेरे कनपट्टी पे कट्टा रखा और बोला कि उसको गोली मारनी, हम तुमको गोली मार देंगे, और हमने गोली मार दी, हम कोर्ट में जाकर बोले जी साहब हमारे माथे पे कट्टा रखा था। तो सेल्फ हार्म बचाने के लिए किसी और को हार्म नहीं पहुंचा सकते। डेडली स्टीफन वाले केस में जब हमने डॉक्टर एंड नेसेसिटी की थी तो इस चीज़ पे हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। सो मर्डर को छोड़ के पहली चीज़, या अगेंस्ट द स्टेट कोई ऐसा अपराध जिसके लिए डेथ पनिशमेंट है, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इन 2 को छोड़ के जो कंपेल किया जाता है थ्रेट्स के द्वारा, ठीक है। अब कहाँ पे रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन चाहिए कि भैया इंस्टेंट डेथ हो सकती है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे मार देगा, तुम इसको थप्पड़ मारो नहीं हम तुमको गोली मार देंगे, तो भैया गोली मारने से उसको थप्पड़ मार दें, तो थप्पड़ मारने से ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है, पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फॉर्म अ रीजनेबल एप्रीहेंशन टू हार्म और हिमसेल्फ short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint. अब कह रहा है कि the person doing the act did not of his own accord to form a reasonable apprehension to harm to himself. अब मुझे डर है कि कोई मुझे ना मार दे
और मैं इस चक्कर में उसको मार दूं, तो भैया ये इस बात का वो नहीं होगा। दो एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं। अ पर्सन हु इज ऑन अकॉर्ड बाय रीजन ऑफ थ्रेट बीइंग बीटन ज्वाइन ए गैंग ऑफ डकैत। अब भैया मुझे 4 लोग आए और मुझे बोले कि हमारे गैंग है हमारा डाकुओं का चंबल में, चलो ज्वाइन करो, नहीं तो हम लोग बहुत मारेंगे बहुत पीटेंगे, और हम चले गए। मुझे पता था वो डाकू हैं और मैं सिर्फ पिटाई के डर से कि मुझे पीट ना दें ये लोग, और मैं उनके साथ चला गया, तो आई एम नॉट इंटाइटल फॉर दिस एक्सेप्शन। मैं कल को जाके कहूँ साहब अगर गब्बर के साथ नहीं आते तो सांबा बहुत पीटा जाता, इसलिए सांबा को छोड़ दो, तो सांबा को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो बार बार पूछा जाता है। जहाँ मैं स्टार बनाता हूँ प्लीज़ नोट डाउन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ है। टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। एक स्मिथ को कंपेल किया कि बड़े टूल लेके चलो और भैया तुम तिजोरी तोड़ो, ठीक है। अब वो एंटाइटल्ड है, वो यहाँ पे एंटाइटल्ड है। क्लियरली दोनों एक्सप्लेनेशन से क्लियरली हो गया। चलिए सेक्शन 33 आज का लास्ट सेक्शन, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को हार्म पहुंचाता है। कैसा हार्म, अब किसी से धक्का दे दिया किसी ने किसी को, अब पहुंच गए थाने में, किसी ने मुझे धक्का मारा, FIR लिखो। अरे भैया स्लाइट हार्म है, ठीक है। क्यों, कोई भी हार्म अगर सो स्लाइट है दैट नो पर्सन ऑर्डिनरी सेंस का आदमी क्या, जो रंग काले रंग को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कह सके, ऐसा कोई व्यक्ति को हम ऑर्डिनरी सेंस वाला कहेंगे, एंड टेम्पर वाला वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। अब भैया धक्का मार दिया यार, इसके लिए FIR कराने कौन जाता है, ठीक है, हो गया निपटारा हो गया उधर ही। तो ऐसे को उनको भी स्लाइट हार्म्स को बिना बात जुडिशरी का बर्डन नहीं बढ़ाना चाहिए। सो हेयर फ्रॉम सेक्शन 25 to 33, जहाँ पे हमने 25 से लेके 30 तक कंसेंट को कवर किया, और 31 से 33 तक हमने कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, थ्रेट्स एंड स्लाइट हार्म्स वाला ये सारा कवर किया। सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा एक ही वीडियो में, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक अलग पार्ट में लेके आएंगे। जनरल एक्सेप्शन के टोटल 4 पार्ट हो गए हैं, तीसरा पार्ट ये है, फोर्थ और आ जाएगा। तो चारों पार्ट के बाद हम इसका एक MCQ सीरीज़ का टेस्ट लेंगे, जिसका टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा आपको, और टेलीग्राम के ऊपर ये संडे को, कल जो संडे रहने वाला है, कल इसका टेस्ट होगा। अप टू दी फ्रॉम BNS का जो टेस्ट होने वाला है, ये फ्रॉम टोटल 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चंस आपके फ्रॉम सेक्शन 1 to कहाँ तक, 33 तक, यहीं तक रहेंगे। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करेंगे। एंड माय डियर लालॉजिक, आपकी कमेंट्स मैंने पढ़ी जहाँ आप कह रहे थे कि भैया आपको रैपिड रिवीजन चाहिए, डेफिनेटली वी विल डू ए रैपिड रिवीजन वेरी सून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।